Welcome students. Today is third lecture of the unit number 4 and the topic is network planning, network analysis in project planning, part and CPM. ठीक है, तो CPM का एक न्यूमेरिकल हमने देख लिया था. We will see second numerical of the CPM. Again, there is a problem. A project has the following characteristics. Activities are given. Time in weeks for each activities are given. See, in this activities are 1 to 2. ये 1 भी एक एक्टिविटी है और 2 भी एक एक्टिविटी है. जब इस तरीके का क्वेश्चन है जहां पर एक रेंज दे रखी है 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, तो ये जो क्वेश्चन होगा हमारा एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच से होगा. ठीक है, एरो के ऊपर एक एक तरीका होता है, हम एरो के ऊपर एक्टिविटी लिखते हैं और एक तरीका होता है हम नोड के अंदर एक्टिविटी लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये जो भी रेंज वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम एक्टिविटी ऑन नोड से ही करेंगे. सी कर तो हम एक्टिविटी इन एरो से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी जहां पर रेंज दे रखी होगी वहां हम एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम, कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट, फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ. ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्राई करते हैं, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. तो जो एक्टिविटी है 1 to 2, लेट अस से दैट एक्टिविटी 1 इज देयर. ठीक है, 1 to 2, 1 to 3. अच्छा, दो पैरेलल एक्टिविटी चल रही हैं, तो मैंने दो पैरेलल एक्टिविटी इस तरीके से निकालनी. 1 से ऊपर लिख दिया मैंने 1 to 2 एंड 1 to 3. ठीक है, ड्यूरेशन पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ड्यूरेशन बाद में लिख लेंगे. 1 to 2 एंड 1 to 3, देन 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 एक्टिविटी. 2 के बाद देखो कोई और एक्टिविटी है नहीं है. 2 to 4 देन 3 to 4, यहाँ भी 3 to 4 भी नजर आ रही है, यानी जो 4 एक्टिविटी होगी इन बिटवीन होगी. ठीक है, द एक्टिविटी 4 विल बी इन बिटवीन. तो ये 2 to 4 and then 3 to 4, 2 to 4, 3 to 4, then 3 to 5. अब 3 से 4 भी एक्टिविटी 4 भी एक्टिविटी जा रही है और 5 भी जा रही है. तो 3 to 4 मैंने बना दिया, 3 to 5 इसकी एक पैरेलल एक्टिविटी बना दी, 3 to 5. ठीक है, 4 to 9, 4 to 9. अब देखो आगे 4 से कोई और एक्टिविटी निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो मैंने ऊपर ना ले जाके मैं क्या करूंगा, इसको आगे ही ड्रॉ कर दूंगा. 4 से एक ही एक्टिविटी निकल रही है, 4 to 9. देन 5 to 6, 5 to 6, 5 to 7. तो 5 से भी दो पैरेलल एक्टिविटी निकल रही हैं, 5 to 6, 5 to 7, 5 to 6, 5 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 6 और 7, 8 जो है इन बिटवीन 6 to 7 लग रहा है मुझे. तो यहाँ 8 मैंने एक नोड बना दिया 8, उस पे एक्टिविटी लिख दी मैंने 8, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 10, 8 to 10 एंड 9 to 10. 8 to 10 यानी 10 को मैं इन बिटवीन कहा यहाँ कहीं बना दूं, 9 और 10, 9 और 8 के बीच में 10 आना है, तो 9 to 10 एंड देन 8 to 10. ठीक है, तो डायग्राम जो है वो प्रेफर ये है कि आप पेंसिल से बनाओ, और जहां पर दिक्कत हो रही है डायग्राम फंस जा रहा है. अच्छा, डायग्राम में कभी भी क्रॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता 9 to 7 अगर मुझे जाना है तो मैंने ये क्रॉस बना दिया. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी क्रॉस नहीं कर सकता डायग्राम, और कभी भी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी. ऐसा नहीं कर सकते आप, अगर आपको 8 to 10 जा रहे हैं तो आपने ऐसे कर दिया, मतलब कहीं अगर नहीं जा पा रहे हो तो आपने कर्व में कभी नहीं देना है डायग्राम. हमेशा जो लाइनें हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेंगी, लाइनें जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेंगी. तो ये 6 to 8 है और 8 to 10 है. ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 to 2 एक्टिविटी में 4 वीक लग रहे हैं, 1 to 3 में 1 वीक लग रहा है, 2 to 4 में 1 वीक लग रहा है, 3 to 4 में 1 वीक लग रहा है, 4 to 9 में 5 वीक लग रहे हैं, 3 to 5 6 वीक्स,
4 to 9, 4 to 9, 4 to 9 में हमने लिख लिया। 5 to 6 हो गया 4 वीक्स, 5 to 7 हो गया 8 वीक, 6 to 8 हो गया 1 वीक, 7 to 8 हो गया 2 वीक, और 9 to 10, 8 to 10 हो गया 5 वीक, एंड 9 to 10 हो गया 7 वीक। यहां तक समझ में आया? आसान है ये डायग्राम, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हमें निकालना है इसमें ई और एल। तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होता है ई, और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होता है एल। ये दोनों हम इस डायग्राम से, नेटवर्क डायग्राम से निकाल सकते हैं। बाकी जो दोनों पैरामीटर हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ई की वैल्यू स्टार्टिंग में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या हुआ कि जल्दी से जल्दी इवेंट कब स्टार्ट होगा, एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मैक्सिमम कितना फ्लोट है हमारे पास, कितना हम बियर कर सकते हैं, ये एक्टिविटी इतना डिले हो सकती है, उससे ज्यादा डिले नहीं हो सकती। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यानी सपोज कोई एक्टिविटी 2 हफ्ते के बाद अगर शुरू होनी है, और उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि 2 से अगर 5 वीक में, अगर 5वें हफ्ते में भी शुरू होगी, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 2, और अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 5 वीक्स। ठीक है, 5 वीक से अगर ज्यादा हमने डिले कर दिया, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो डिले हो जाएगी। तो ये जो टाइम की एनालिसिस है वो ये इस पर्पज से की जाती है, सो दैट हमारा जो ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट है शुड नॉट बी डिले। ठीक है, तो ई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हो गई। एट द पॉइंट 2 बताते जाओ मुझे कितने होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा था। ई की वैल्यू 2 पे कितनी होगी? बट 2 पे आप देखो एक ही सिंगल एरो आ रहा है, यानी एक ही आंसर आएगा। ई की वैल्यू 2 पे हो जाएगी 4 + 0 4। ठीक है, 3 पे सिंगल एरो है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1. ठीक है, 4 पे देखो 2 एरो आ रहे हैं, एक एरो इधर भी आ रहा है, Yes, एक sir. एरो इधर भी आ रहा है, यानी 2 आंसर आएंगे 4 पे। 4 + 1 5, 3 + 1 = 4। तो 4 और 5 में विच वन इज लार्जर? 5 इज लार्जर। तो ई की वैल्यू एट द नोड नंबर 4 विल बी 5। ठीक है, 5 के 4 के बाद 5 पे, जब 5 पे सिंगल एरो आ रहा है, सिंगल हेड आ रहा है, तो 6 + 1 = 6 + 1 = 7। तो नोड नंबर 5 पे हो जाएगी 7। 6 पे सिंगल एरो आ रहा है, तो 7 + 4 = 11। 7 पे सिंगल एरो आ रहा है, तो 8 + 7 = 15। 8 पे डबल एरो आ रहा है, यानी 2 आंसर आएंगे। ई के जो है वो 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो एक तो हो जाएगी 11 + 1 12, और दूसरी हो जाएगी 15 + 2 = 7। तो इन अमंग द टू 17 इज लार्जर। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17। 8 के बाद 9 पे, जो 9 पे सिंगल एरो है, ई इज इक्वल टू 5 + 5 = 10। ठीक है, 10 पे 2 एरो आ रहे हैं, यानी ई की 2 वैल्यू आएंगी। 7 + 10 = 17, और यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 17, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 17 + 5 = 22। लार्जर इज 22, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है, तो एट एवरी नोड वी हैव कैलकुलेटेड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। टू कैलकुलेट द लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें क्या करना है? बैकवर्ड चलना है। अभी हम फॉरवर्ड चल रहे थे, तो हम एरो को देख रहे थे, एरो के हेड को देख रहे थे। अब जब हम बैकवर्ड चलेंगे, तो हम एरो के टेल को देखेंगे। तो एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डायग्राम ई इज इक्वल टू एल। ठीक है, ई और एल की वैल्यू बराबर रहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डायग्राम एल इज इक्वल टू 22। 22 अब हम बैकवर्ड चलेंगे, तो 10 - 7, 10 से जब 9 पे आएंगे, तो 9 पे एक सिंगल टेल नजर आ रही है, तो एक ही आंसर होगा। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस, सॉरी, एल की वैल्यू है 22। 22 - 7 = 22 - 7 = 15। ठीक है, 8 पे देखो, 8 पे केवल सिंगल एरो है, 9 के बाद 8 पे आ गए। 8 पे भी सिंगल एरो है, तो 22 - 5 = 17। 22 - 5 = 17। नाउ 8 के बाद 7, 7 में एक सिंगल सिंगल ही टेल है, 7 पे सिंगल टेल आ रही है, तो एक ही आंसर आएगा। 17 - 2, 17 - 2 =
15। 6 पे देखो आप, 8 माइनस सिंगल टेल है तो एल की वैल्यू 6 पे हो जाएगी, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। एट नोड नंबर 5, नोड नंबर 5 पे क्या होगी बताओ जरा, नोड नंबर 5 पे क्या होगी, नोड नंबर 5 पे 2 टेल आ रहे हैं तो दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। जब हम ई की वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, एल की वैल्यू हम मिनिमम लेते हैं। तो एट नोड नंबर 5 में जब 6 to 5 जब हम बैकवर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगी, 7 - 4, बताओ कितनी आएगी, 7 - 4, 7 - 4 बताओ भाई, वो क्लास में नहीं हो। सर नोड नंबर 6 पे गलत है ना सर वैल्यू? नोड नंबर 6 पे, नोड नंबर 6 पे सर 17 - 1 होएगी ना? 17 - 1, हाँ ये गलत है, सही है। एल की वैल्यू जो है नोड नंबर 6 पे 17 - 1 हो जाएगी, यानी एल की वैल्यू 16 आएगी। नोड नंबर 6 पे एल की वैल्यू 16 है, सही है। तो अब बताओ, अब 5 इस पे कितनी आ रही है, 5 पे बताओ, 16 - 4 10, और यहां से अगर हम 7 से चलेंगे, अगर हम 7 से चलेंगे तो 15 - 8 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू लिखूं एल की, लोएस्ट 7 आएगी। लोएस्ट 7 आएगी, 7। ठीक है, 7 आएगी, ठीक है। नाउ 5 के बाद हम 4 पे चले जाते हैं। फोर पे भी सिंगल टेल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 - 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 4 के बाद 3 पे देख ले, 3 पे 2 टेल आ रही है, यानी एल की 2 वैल्यू आएंगी, एक आ जाएगी 10 - 1 इज इक्वल टू 9, और एक आ जाएगी 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज लेसर देन 9, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब 2 पे देख लेते हैं, 2 पे क्या होगी, 2 पे भी सिंगल टेल आ रही है, तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, एल की वैल्यू हो जाएगी 10 - 1 इज इक्वल टू 9, तो 2 पे हो जाएगी 9। 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 1 की हम बात करें, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, एंड 3 - 1 इज इक्वल टू, सॉरी, 1 - 1, एल की वैल्यू है 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी ई और एल की अपने आप ही बराबर आ जाएगी, तो 0 और 5 में मिनिमम इज 0, तो 0 हमने लिख दिया। तो ये डायग्राम हमारा बन गया। नाउ टेल मी व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, आप मुझे बताते चले जाओ, मैं ड्रॉ करता चला जाऊंगा, 1 से किधर की ओर जाऊंगा, बताते जाओ मुझे क्रिटिकल पाथ क्या होगा। Critical path consists of activity, bunch of related activity where E is equal to L। जहां भी नोड पे E is equal to L नजर आ रहा है, वो पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को उस एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा उस पे फोकस करना है कि अगर वो डिले हो गया तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। तो बताओ मुझे 1 से मैं कहाँ जाऊँ, 2 पे जाऊँ, 3 पे जाऊँ। So 1, 1 3 1, 5 3, 7 8 वन, एक 10। एक करके दो, 1 5, से 3, 3 से हो जाएगा 5, 3, 5 से कहाँ जाऊं, 7 5 से 7, 7, 7 से 8 8, 8, 8 से 10। 8 से 8, 10। देखो कोई 10। और ऐसा नोट तो नहीं है जहां ई की वैल्यू एल के बराबर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ठीक है। तो हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया 1, 1 to 3, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, and 8 to 10। So this is our critical path, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्रिटिकल पाथ में जो सिग्निफिकेंस है हमारा क्रिटिकल पाथ में उसका, उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो मैंने कल ये बताया था, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ, क्रिटिकल पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ है। तो अगर मैं इसको समेशन करूं, 1 to 3 जाने में 1 वीक लग रहा है, ठीक है, 3 to 5 जाने में 6 वीक लग रहा है, और 5 to 7 जाने में 8 वीक लग रहा है, 7 to 8 जाने में 2 वीक लग रहा है, 8 to 10 जाने में 5 वीक लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 + 1 7, 8 + 7 इज इक्वल टू 15 + 2, 15 + 2 17, एंड 22, टोटल 20 वीक लग रहे हैं अगर हम किस क्रिटिकल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और क्रिटिकल पाथ तो जरूरी है, मतलब ये पाथ सारी एक्टिविटी जरूरी होती हैं, तो ये क्रिटिकल पाथ है। अगर हम कोई और पाथ लें, सपोज अब 1 to 2 यहाँ से चले जाओ, 1 to 2,
4, देन 9 एंड 10। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई स्टार्टिंग और एंड तक जाने के कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। थोड़ा मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो 100% कर ही लोगे आप एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा जिसके टेबल भी बना लोगे, क्रिटिकल पाथ भी निकालोगे। मैं थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं स्टार्ट से एंड पे जा रहा हूँ, मेरी बात का जवाब देना आप। स्टार्ट से अगर मैं एंड पे जा रहा हूँ तो कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? करीब 4 या 5 रास्ते नजर आ रहे हैं। भाई एक तो ये क्रिटिकल पाथ हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया 1 2 4 9 10 में चले जाऊं, तीसरा पाथ हो गया 1 3 4 9 10 में चले जाऊं, चौथा पाथ हो गया 1 3 5 6 8 और 10 में चले जाऊं। इस तरीके से 4 या 5 नजर आ रहे हैं आपको? यस और नो? यस और नो तो बोलो, यस सर। है ना? 4 या 5 नजर आ रहे हैं। लेकिन यस सर। क्रिटिकल पाथ जो होगा उसकी ड्यूरेशन लेंथ, चाहे आप चारों पाथ की कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेशन करके देखना चारों पाथ में जो क्रिटिकल पाथ है इसकी आई 22 वीक्स। इसके अलावा आप कोई भी बात ले लो, सपोज मैंने 1 3 4 9 10 ले लिया, तो 1 + 1 2 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 7 + 7 इज इक्वल टू 14, तो 14 वीक्स लगे। और कोई और बात ले लो 1 2 4 9, तो जो जो भी पाथ लोगे अदर देन क्रिटिकल पाथ इट विल हैव लेस ड्यूरेशन देन क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ जो होता है वो हमारा उतना ही टाइम होता है जितना कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम है। सपोज आज की डेट, आज अगर 4 तारीख है तो 4 तारीख को अगर आपने प्रोजेक्ट चालू किया, और फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या कमिटमेंट करेगा कि सर 22 वीक्स के बाद मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 21 वीक में कंप्लीट कर दूंगा। आज की डेट जैसे 5 नवंबर है, तो 5 नवंबर के बाद वो ये बोलेगा कि मैं 22 वीक के बाद मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो ब्रिज डालने का हो, चाहे रोड डालने का हो, जो भी प्रोजेक्ट हो XYZ। ठीक है? क्या वो 21 वीक्स में कंप्लीट कर सकता है प्रोजेक्ट? यस और नो? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर 21 वीक्स में सर कंप्लीट कर सकता है? कर सकता है सर। कर सकता है। वेरी गुड, मैं यही चाह रहा था आप लोगों से आंसर। कैसे कर सकता है ये बताओ? तो दूसरे पाथ फॉलो कर लेगा दूसरे सर। पाथ से ना, बिल्कुल गलत। बस यही कंफ्यूजन है जो होता है स्टूडेंट में। दूसरा पाथ कैसे फॉलो करेगा? भाई दूसरा पाथ फॉलो करेगा तो 1 2 3 एक्टिविटी, अगर सपोज कोई बिल्डिंग बनाने में दीवार दीवार खड़ी करनी है आपने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दीवार खड़ी नहीं करोगे। एक्टिविटी तो सारी जरूरी है। भाई एक्टिविटी क्या होती है? देखो ये आप स्टार्टिंग में जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था उस पे आ जाते हैं। इसका जवाब यहाँ से मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन हमने किया था कि कोई वर्कशॉप आपको बनानी है स्टील फैब्रिकेशन की, तो इरेक्ट द साइड, फेंसिंग करनी है, रीइंफोर्समेंट करना है, डिक फॉर्मेशन करना है, फैब्रिकेशन करना है, कंक्रीट के पिलर लगाने। क्या कोई एक्टिविटी आप छोड़ सकते हो क्या? कैन यू मिस एनी एक्टिविटी? नो सर। एवरी एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है? बट हो सकता है कि एवरी एक्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्री डिसीजर एक्टिविटी। ठीक है? एक एक्टिविटी हो रही है, वो पैरेलल चल रही है, 3 एक्टिविटी पैरेलल चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी परफॉर्म नहीं करोगे आप। ठीक है? समझ गए मेरी बात? ऑल द एक्टिविटीज आर इसेंशियल। वो अलग बात है कि आप पैरेलल एक्टिविटी चला रहे हो। ठीक है? मे बी आपने आपने घर बनाया, तो उसने कारपेंटर को आपने पहले ही बोल दिया भी तू अपनी चौखटें बना के रख अपनी पैरेलली, तो चौखट बना बना के रख, मैं जब दीवार मेरी खिंच जाएगी तो वहां पर लिंटर पड़ने से पहले तो चौखट लगा जाना। मतलब पैरेलल एक्टिविटी तो चली, कोई एक्टिविटी मिस कैसे कर सकते हो तुम? है ना? ये मिसकंसेप्शन थोड़ा कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था कि ऑल द एक्टिविटीज, चाहे वो एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल द एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड। कुछ पैरेलल एक्टिविटी हैं जो वो भी चलती रहती हैं, बट जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको देखते हैं हम। दैट क्रिटिकल एक्टिविटी, दैट क्रिटिकल पार्ट इज एक्चुअली इस दिस क्रिटिकल पार्ट इज नथिंग बट actual completion of the project time, actual completion of the project time। ठीक है भाई? अब अगर क्रिटिकल पाथ में एक भी दिन का अगर डिले हो जाए, अगर कोई 3 to 5 एक्टिविटी हो रही है, सपोज 3 to 5 एक्टिविटी है, 6 वीक में होनी है, अगर इसमें 1 वीक का इसमें डिले हो जाए, अगर 1 वीक का डिले हो जाए भाई, कुछ भूकंप आ जाए, मे बी कोई मैन पावर जो है वो आपकी बीमार पड़ जाए,
मटेरियल जो है वो आपका खराब है, आपको वापस करना पड़े, अगर 1 वीक का भी डिले हो जाए तो क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो 22 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है? यस और नो? नो सर। नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग इसे क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, यानी इस पाथ पे हमें बहुत पैनी नजर रखनी है। अगर ये थोड़ा सा भी डिले हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा, उसकी टारगेट डेट से आगे बढ़ जाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड, अगर 4 to 9, इसको देखो बहुत ध्यान से सुनो, अब डिस्कशन हो रहा है तो पूरा अच्छे से समझ लो इसका कंसेप्ट। 1 to 2 आपने ये पाथ लिया, 1 to 2 यानी 4 4 + 1, 4 + 1 + 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 17 भी। अब ये वाला पाथ ले रहा हूँ, 1 1 2 4 9 एंड 10। इस पाथ में देखो टोटल 17 वीक लग रहे हैं। अगर 4 to 9 एक्टिविटी अगर 2 हफ्ते के लिए भी डिले हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? 4 to 9 एक्टिविटी अगर 2 हफ्ते के लिए डिले हो जाए, क्या ओवरऑल प्रोजेक्ट में अंतर पड़ेगा? अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरे पास क्या है, 3 4 हफ्ते की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये एक्टिविटी 4 to 9 एक्टिविटी इतनी क्रिटिकल नहीं है, अगर ये थोड़ा सा डिले भी हो जाएगी तो भी मैं ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है उसको वो इफेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में, या कोई डाउट है बताओ? ठीक है, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ये नेटवर्क डायग्राम बनाने की जो मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो 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 भी हमारा जो जैसे सपोज कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या सिविल इंजीनियर ने, कोई कंपनी ने अगर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसने 31 जनवरी तक ब्रिज बना के देना है, तो वो नेटवर्क डायग्राम बनाएगा पहले कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो पैरेलली है, क्या कंक्रीट वगैरह जो है वो उसका पिलर जो है मैं वापस मैं कहीं पैरेलली कहीं और बनने के लिए दे देता हूँ। मतलब बहुत सारी एक्टिविटी उसे पैरेलली करनी पड़ेगी और ऑन द साइड भी करनी पड़ेगी। और उसका टारगेट क्या होगा, इतनी मेहनत करने का, इतनी मेहनत करने का टारगेट ये होगा कि वो 31 जनवरी तक अपना ब्रिज बना के तैयार कर दे। और अगर ब्रिज नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो क्रिटिकल बात था उस पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया। दैट इज द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है भाई, तो ये तो मैं एक बार बारी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका उसका, ब्रिजेस बनाने का या रोड बनाने का, दिट इज एप्लीकेबल टू वेरियस एक्टिविटी है। इस सॉफ्टवेयर भी अगर डेवलप कर रहा हो आप, कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हो तो उसके भी कई सारे स्टेजेस हैं, तो वो भी एक प्रोजेक्ट की ही तरह है। ठीक है, तो वहां भी हमें ध्यान देना है कि कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है, और वो एनालाइज करके हम प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो गया, जो हमने बनाया है ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जो कि हैंड रिटन में मैंने कर रखा है। ठीक है, तो इसको टेबल में स्किप कर देता हूँ, टेबल तो बना ही लोगे आप। देखो यहाँ पर जब एक्टिविटी लिख लेंगे हम, इसको टेबल में दिखा देता हूँ तुम लोग ऐसे ही। एक्टिविटी लिखेंगे हम 1 to 2, ये सारी एक्टिविटी लिखेंगे, क्वेश्चन में दे ही रखी है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिख लेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू लिख लेंगे और एल की वैल्यू लिख लेंगे। कहाँ से लिखेंगे, प्रोजेक्ट से, नेटवर्क डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल जब 1 to 2 एक्टिविटी है तो 1 पे क्या है, ई की वैल्यू है 0, और 2 पे क्या है, एल की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 to 2 में 0 यहाँ लिख लेंगे और 9 यहाँ लिख लेंगे। ऐसी 1 to 3, 1 to 3 में, 1 to 3 में ई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग टाइम कितना है 0, और एंडिंग टाइम कितना है, एल कितना है 1। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ऐसी फॉर एग्जाम्पल 4 to 9, 4 to 9 में, 4 to 9 में यहाँ से देख लेते हैं, ग्राफिक चला गया इसका। 4 to 9 में 4 to 9 में ई की वैल्यू कितनी है 5, और 9 में एल की वैल्यू है 15। तो ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 15। हो जाएगा ना, इसको मैं आगे कर दूं, हो जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ई और एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो ई और एल की वैल्यू हो जाएगी, और टी एफ की वैल्यू हम कैसे निकाल देंगे, इट इज ई प्लस टी आई जे। ठीक है, यानी 0 + 4 + 0 = 4, 1 + 0 = 1, 1 + 4 = 5, यानी इन दोनों कॉलम को मैंने ऐड कर दिया। 5 + 5 = 10, 4 + 7 + 4 = 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से इस कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, L माइनस टी आई जे, इसको हम माइनस कर देंगे। ये मैंने कल बताया था, यानी 9 - 4 = 5।
1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम की हेल्प से बाकी के दोनों कॉलम आ जाएंगे। एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द फ्लोट, चाहे तो इन दोनों को माइनस कर दो, चाहे इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, यू विल गेट सेम। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों का डिफरेंस करो 1 माइनस 9 तो 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। यहाँ पर देख लो, जहां पर फ्लोट 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 7 माइनस 7 ये हो गया 0। ठीक है, तो ये इस टेबल को हम कंप्लीट करने के बाद देख लेते हैं फ्लोट हमारा कहाँ 0 आ रहा है। फ्लोट 0, फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये जो इवेंट है 1 2 3, जहां पर 0 आ रहा है 3 2 5, यहाँ पर 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है हमारा 3 टू 5 के बाद 5 टू 7, ये 0 आ रहा है 7 टू 8, और ये 0 आ रहा है 8 टू 10। तो ये एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल है, जो कि मैंने नीचे लिख दी। 1 टू 2, 1 टू 3, सॉरी 1 टू 3, 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 8 एंड 8 टू 10। दिस इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ इस टेबल से भी आ जाता है, क्रिटिकल पाथ इस टेबल से भी आ जाएगा, और क्रिटिकल पाथ यहाँ से भी नेटवर्क डायग्राम से भी आ जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाता है क्वेश्चन का। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टाइम टू टाइम वेरीफाई हो जाता है। अगर आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो वो क्वेश्चन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अगर ये क्रिटिकल पाथ इस वाले क्रिटिकल पाथ से मैच नहीं कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी अप्रोच से करेंगे हम? एक्टिविटी ऑन एरो से करेंगे या एक्टिविटी ऑन नोट से करेंगे? सर एरो से करेंगे। क्यों? रेंज दे रखी ना एक्टिविटी की। हाँ, इसमें एक्टिविटी की रेंज नहीं दे रखी है, इसमें एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है ए बी सी डी, है ना। ए एक्टिविटी को हालांकि हमें रेंज में तोड़ना पड़ेगा, 1 टू 2 करना पड़ेगा, इसे 1 टू 3 करना पड़ेगा। जब हम फर्दर निकालेंगे अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम, ये सब निकालेंगे तो हमें बाद में हमें इवेंट में तोड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में ये 1 2 उस समय इवेंट हो जाएंगे, यानी नोड के अंदर अब क्या आएगा? वी विल डू दिस न्यूमेरिकल बाय एक्टिविटी ऑन एरो। ठीक है, तो एरो के ऊपर तो एक्टिविटी आ जाएगी। अब नोड के अंदर क्या आएगा? नोड के अंदर क्या आएगा? अभी तक तो नोड के अंदर एक्टिविटी आ रही थी, अब इस क्वेश्चन में नोड के अंदर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? स्टार्ट। नहीं, स्टार्ट नहीं आएगा। ना 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 ना, स्टार्ट नहीं आएगा। मुझे इवेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, 1 टू 2 एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी वी है तो 1 से 3 ये इवेंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, 1 2 3। स्टार्ट, स्टार्ट देखो उस केस में करते हैं, अब कंफ्यूज मत हो। कोई 3 एक्टिविटी हैं जो पैरेलली चल रही हैं, है ना। कोई 3 एक्टिविटी हैं जो पैरेलल चल रही है, उस केस में हमें स्टार्ट लिखना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन अगर मैं एक्टिविटी ऑन नोट से परफॉर्म करने की कोशिश करता तब मुझे एक हाइपोथेटिकल स्टार्ट लगाना पड़ता। यहाँ स्टार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं इवेंट से ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, मैंने पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने कराया था। क्या फिर से कराऊं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट उसमें कराया था। ठीक है, चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क डायग्राम तो बना ही लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टेबुलर फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट बेटर ये है कि नेटवर्क अच्छे से बन जाए, उसके लिए टेबल बना लो। टेबल में मैंने सारी एक्टिविटी लिखनी है, ABCDEFGHI। देयर आर 9 एक्टिविटीज आर देयर। अब मैं देख लेता हूँ रिलेशन क्या है एक्टिविटीज का। ए एक्टिविटी डी से पहले आ रही है, ए एक्टिविटी डी से पहले आ रही है, ए एक्टिविटी ई से भी पहले आ रही है, ई से पहले भी ए एक्टिविटी आ रही है, बी एक्टिविटी एफ से पहले आ रही है, बी एक्टिविटी एफ से पहले आ रही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? प्रीडिसेसर एक्टिविटी, मतलब पहले होने वाली एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के पहले कौन सी एक्टिविटी आ रही है? एक टर्म होता है सक्सेसर एक्टिविटी। तो सक्सेसर एक्टिविटी क्या हो गई? अगर इन दोनों की हम बात करें तो डी सक्सेसर एक्टिविटी, ये सक्सेसर एक्टिविटी है, और ए जो है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। दो टर्म होती है इसमें, सक्सेसर एक्टिविटी एंड प्रीडिसेसर एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी जो पहले
प्रीडिसेसर हो गई, जो बाद में आ रही है वो सक्सेसर एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ बी और डी जो है वो एफ से पहले आ रहा है, और सी जो है वो जी से पहले आ रहा है, सी जो है वो जी से पहले आ रहा है, आई आई जो है वो एफ से पहले आ रहा है, ठीक है, और आई से पहले जी भी आ रहा है, तो एफ और जी के बाद आई आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसका, इस क्वेश्चन को? अब देखो तीन एक्टिविटी तो जो है वो स्टार्टिंग में ही शुरू हो जा रही है, पैरेलल ही शुरू हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक नोड बनाऊंगा, ठीक है, एक नोड बनाऊंगा, यहां से मैं तीन एक्टिविटी पैरेलल निकाल दूंगा, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन में एक्टिविटी ऑन नोट से करता, किसने पूछा था मुझसे अभी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन में एक्टिविटी ऑन नोट से करता, तब मैं यहाँ पर स्टार्ट लिख देता। तो स्टार्ट इज एन एक्टिविटी, एक में एक्टिविटी मुझे क्रिएट करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि इसको मिक्स मत करना, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो जिस एक अपना प्रिंसिपल इस तरीके से बना लो कि जहां पर रेंज दे रखी है, जो रेंज दे रखी है वो क्वेश्चन आप एक्टिविटी ऑन नोट से करो, जहां रेंज नहीं दे रखी है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी दे रखी है, उसको आप एक्टिविटी ऑन एरो अप्रोच से करो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप भाई, ये क्वेश्चन दोनों ही अप्रोच से हो सकता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये क्वेश्चन दोनों ही अप्रोच से हो सकता है, बट प्रेफर क्या है, आप इसको एक्टिविटी ऑन एरो से करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसको हम एक्टिविटी ऑन एरो से ही परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटी ऑन नोट से अगर करते तब मुझे यहाँ स्टार्ट लिखना पड़ता, अब मुझे स्टार्ट नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे मालूम है एक्टिविटी ऑन एरो में सर्किल के अंदर इवेंट मुझे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो 1 2 3 4 क्रिएट करूंगा, मुझे स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्टिविटी हो गई ए, एक्टिविटी एरो के ऊपर आ गई, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। अब ए के बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है, डी, ठीक है। ए के बाद ई भी आ रहा है, ए के बाद डी भी आ रहा है, तो ए के बाद आ रहा है हमारा डी, तो ए के बाद आ रहा है डी, और ए के बाद आ रहा है ई, ठीक है। अब क्या है हमारा बी, ए के बी, बी के बाद आ रहा है एफ, और डी के बाद भी आ रहा है एफ, बी के बाद आ रहा है एफ, और डी के बाद भी आ रहा है एफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ, ये इन दोनों को हमें कहीं कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एरो को मैं थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, अगर आप पेंसिल से बना रहे हो तो ये काम कर पाओगे आप। इस एरो को मैं नीचे ले जाता हूँ, और इसके बाद यानी बी के यहाँ पर आ रहा था हमारा डी, यहाँ आ रहा था हमारा, यहाँ आ रहा था डी, बी और डी के बाद क्या एक इवेंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी एफ। तो यहाँ तक हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। सी के बाद आ रहा है जी, तो सी के बाद आ रहा है जी, और सी के बाद आ रहा है एच, सी के बाद जी भी आ रहा है, और सी के बाद एच भी आ रहा है। तो यहाँ से सी से मैंने दो पैरेलल एक्टिविटी निकाली, सी से मैंने दो पैरेलल एक्टिविटी निकाल दी, एक निकाल दिया मैंने जी, और एक निकाल दिया मैंने एच, ठीक है। अब देखो एफ और जी के बाद आ रहा है आई, एफ और जी के बाद आ रहा है ये। अब ये तो इन दोनों एरो को मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं मैं, इन एरो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इन दोनों एरो को थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ। एफ, क्योंकि मैं टेढ़ा नहीं ऐसा मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऐसा घुमा के ले जाऊं, जहां दिक्कत आएगी कुछ लोग क्या करेंगे, वो घुमा के ले जाएंगे, भाई दिक्कत आ रही है, बिगाड़ना ना पड़े, रेज ना करना पड़े, तो ये गलत है टेक्निकली। एरो हमेशा नेटवर्क डायग्राम में स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, कभी भी हम कर्व शेप में ड्रॉ नहीं करेंगे। तो एफ और जी को हमने मिला दिया, एफ और जी में मिला दिया हमने आई, ठीक है, इसको हमने आई कर दिया। नाउ अब क्या करना है, एफ और जी को आई करना है। अब ये देखो, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अभी तक ई जो है वो कहीं भी इसकी एंडिंग नहीं हो रही है, एच की भी कहीं एंडिंग नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई और एच को कन्वर्ट करना पड़ेगा ये लास्ट इवेंट में, ठीक है। याद आ रहा होगा, अगर पहले लेक्चर में कोई होगा तो ये याद आ रहा होगा, मैं बता चुका हूँ ये सब, इसको मैं फिर से ही बना रहा हूँ। तो ई और एच को मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा, ई और एच को इरेज करके मुझे यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम इस तरीके से बना
आ रहा है तो इरेज करके ए और डी के भी लाइन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इवेंट, और यहाँ पर क्या आ रहा था एच। ठीक है, तो कई बार सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, आपका मन करेगा कि आप कर्व में लेके जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हो गया, ये डायग्राम हमारा बन गया। कोई डाउट इसमें? ये डायग्राम बन गया, ई आई एच एफ जी सब आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें टाइम लिख दें। तो ठीक है, टाइम मैं बाद में लिखता हूँ, अब हमें इवेंट क्रिएट करना है, यानी इसके अंदर हमें इवेंट लिखना है 1 2 4 3। ठीक है, रैंडम लिख सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 4 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 3 4, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 3 और 4 में अगर आप एक्सचेंज भी कर दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इवेंट क्रिएट कर दिया, ये एक्टिविटी हो गई, एबीसीडी एक्टिविटी हो गई, और इवेंट को मैंने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो हम इसके इसमें एरो के ऊपर मैंने ए के साथ मैंने टाइम ड्यूरेशन लिख लिया 8, बी का टाइम ड्यूरेशन लिख लिया 10, सी का लिख लिया 8, डी का लिख लिया हमने 10, ई का लिख लिया 16, एफ का लिख लिया 17, जी का लिख लिया 18, एच का लिख लिया 18, और आई का लिख लिया 9। ये हमने टाइम भी एरो के ऊपर लिख लिया, या इससे पहले हम क्या कर रहे थे, टाइम जो है वो केवल टाइम ही एरो के ऊपर आ रहा था, एक्टिविटी नोड के अंदर आ रही थी, लेकिन यहाँ नोड के अंदर इवेंट आ रहा है, दिस 1 2 3 दीज आर द इवेंट। ठीक है, विच आर एक्टिंग एंड नोड, इवेंट्स आर इन द नोड एंड एक्टिविटी आर ऑन द एरो। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों चीजें लिख ली, एरो भी एरो के ऊपर एक्टिविटी भी लिख ली और टाइम भी लिख लिया। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आगे। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम जो मैंने बनाया वही है, और थोड़ा सा मे बी लुक जो है वो इसका एस्थेटिक लुक थोड़ा अलग होगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, मेरा थोड़ा एक्सपेंडेड है, बुक में थोड़ा और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर गया। बुक में जो भी डायग्राम होगा नेटवर्क डायग्राम, आप देखना कि वैसा नेटवर्क डायग्राम आप कभी बना ही नहीं पाओगे, देख के तो बना दोगे, लेकिन बिना देखे जब आप रफ में बनाओगे तो बुक में क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। बुक में जो भी डायग्राम करते हैं, आप देखो एरो की जो लेंथ है इतना कितनी बढ़िया उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो सो दैट दिखने में, यूजर को दिखने में बहुत ही आसानी रहे। तो वही आपकी सेम अप्रोच जो है वो एग्जाम में भी होती है। अगर आप डायग्राम इस तरीके का डायग्राम बनाओगे, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मेरा जो मैंने हैंड रिटन बनाया है इतना एस्थेटिक लुक नहीं दे रहा है, इतना समझ में थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन बुक में जो डायग्राम बनाना है वो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे क्वेश्चन, जल्दी से कर देते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा और मुझे दे दो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में चालू कर देंगे। ई की वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ पर कितनी हो गई, ई की वैल्यू हो गई हमारी 8 प्लस, ई की वैल्यू कितनी होगी, 2 पे सिंगल एरो आ रहा है, ई की वैल्यू कितनी होगी 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 3 पे क्या सिंगल एरो आ रहा है, ई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पर ई की वैल्यू हो गई 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 पे 2 एरो आ रहे हैं, 8 प्लस 10 18, और 10 18 और 10 में दिस वन इज मैक्सिमम, 18 इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, 5 पे 2 एरो आ रहे हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा 18 प्लस 17 इज इक्वल टू 35, और ये हो जाएगा 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26। तो क्या लिखूं मैं, 5 पे क्या लिखूं, 5 पे क्या लिखूं, 35। 35। ठीक है, 5 के बाद 6 पे आ जाते हैं, 6 पे 3 एरो आ रहे हैं, तो 6 पे 3 आंसर आ जाएंगे। 6 पे बताओ मुझे क्या होगा, ई की वैल्यू बता दो मुझे कैलकुलेट करके। 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, 35 प्लस 9 इज इक्वल टू 44, और 8 प्लस 14 इज इक्वल टू 22। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, 44। 44। ठीक है, एल की वैल्यू हो जाएगी 44, ई और एल की वैल्यू एट द एंडिंग नोड विल बी इक्वल। अब यहाँ देख लेते हैं, 3 पे 2 टेल आ रही हैं, तो पहले हम 6 के बाद 5 चलते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग के हिसाब से ही चलो तो ज्यादा अच्छा है। 6 के बाद 5, 5 पे एक ही सिंगल एरर हो रहा है, तो एल की वैल्यू 5 पे हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, 5 के बाद 4 पे चलो, सिंगल एरो आ रहा है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 18। 5 इसके बाद 3 देख लो, 3 पे 2
टेल आ रहे हैं तो एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 44 माइनस 14, ये 30 आ रही है यहाँ से, और यहाँ से 35 माइनस 18, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू मिनिमम हमने ले ली 7। 2 पे देख लो, 2 पे 2 एरो आ रहे हैं, 2 पे 44 में से 16 चले गए और 18 में से 10 चले गए, विच वन इज मिनिमम? तो 8 आ जाएगा, 18 में से जो 10 आएगा वो मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पर एल की वैल्यू 0 आएगी। 18 माइनस 8 0, 17 माइनस 8 विल बी लार्जर, तो लेसर इज 0, तो ये 0 आ गया। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा 1 2 1 2 2 1 2 2, ठीक है। 2 के बाद हो जाएगा, 2 के बाद कहाँ जाऊं? 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, उसके बाद 5 में एल की वैल्यू बराबर है, और देन 5 to 6, ठीक है। तो दिस बिकम द आंसर, ये आंसर हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये निकाला हमने, कुछ अलग नहीं किया। ई और एल की वैल्यू निकाल ली। अब ई और एल की वैल्यू बस थोड़ा सा एक्टिविटी, जब एरो की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, व्हेन वी ड्रॉ दिस टेबल, इस टेबल को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, अब यहाँ पर 1 0 टू 1 टू 2, 1 टू 2 भी हमें लिखना है। ए क्या है हमारा? ए हमारा क्या है? 1 टू 2, तो यहाँ पर 1 टू 2 भी लिखना है। बी क्या है हमारा? बी है हमारा, बी एक्टिविटी जो जा रही है वो इवेंट 1 से लेकर 4 में जा रही है, तो यहाँ 1 टू 4 भी लिखना है। इसी तरह सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। सी एक्टिविटी हो गई हमारी 1 2 3, 1 2 3। डी एक्टिविटी हो गई, डी एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी डी हो गई 2 2 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यार इसको लिखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, बट लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ड्यूरेशन 8 10 8 10 16 17 18 14 एंड 9, ठीक है। अब ई की वैल्यू बताओ मुझे, एक्टिविटी ए के लिए ई की वैल्यू क्या है? एक्टिविटी ए के लिए ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू एक्टिविटी ए के लिए 0 है, और एल की वैल्यू क्या है? मतलब कब खत्म हो रही है ए एक्टिविटी, कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है? लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ई की वैल्यू है 0 और एल की वैल्यू है 8, तो ई की वैल्यू है 0, एल की वैल्यू है 8, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी बी देखो, अब बी कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है? तो ई की वैल्यू है 0, एल की वैल्यू है 18, ई की वैल्यू है 0, एल की वैल्यू है 18। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से बना देंगे टेबल। सी एक्टिविटी क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू 17, ई की वैल्यू 0, एल की वैल्यू, ये थोड़ा सा और आसान हो गया ऐसे बनाना। अब ABCD अगर दे रखा है तो ये टेबल बनाना थोड़ा और इजी लग रहा है, ठीक है। तो ABCD, डी में ई की वैल्यू हो जाएगी, फॉर डी कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, डी एक्टिविटी ई की वैल्यू हो जाएगी 8 और एल की वैल्यू हो जाएगी 18। एक्टिविटी ई की वैल्यू हो जाएगी 8 और एल की वैल्यू हो जाएगी 14, 8 एंड 44। ABCD EF, एक्टिविटी एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 18, एल की वैल्यू हो जाएगी 35, ठीक है। जी के लिए क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 35, 8 एल की वैल्यू 35। एच के लिए हो जाएगा ई की वैल्यू 8 और 44, 8 एंड 44। आई के लिए क्या हो जाएगा? 35 एंड 44, ई की वैल्यू 35 एंड दिस इज 44। नाउ अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दें, ई प्लस टाइम ड्यूरेशन 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 10 plus 8 is equal to 18, 16 plus 8 is equal to 24, 17 plus 18 is equal to 35, 18 plus 8 is equal to 26, 14 plus 8 is equal to 22, 35 plus 9 is equal to 44, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेटेस्ट फिनिश एल माइनस ड्यूरेशन,
इसको हम माइनस कर देंगे इन दोनों कॉलम को। 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, देखते रहना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 17 माइनस 8 is equal to 9, 18 minus 10 is equal to 8, 44 minus 16 is equal to 28, 35 minus 17 is equal to 18, 35 minus 18 is equal to 17, 35 minus 18 is equal to 17, 44 minus 14 is equal to 30, 44 minus 9 is equal to 35। ठीक है, तो टोटल फ्लोट निकाल देंगे। फ्लोट निकालने के लिए हम या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें या इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है ड्यूरिंग दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस टेबल। तो 0 माइनस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 0 8, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 0 17 माइनस 8 8 16 और एक 9, ये भी 9 आ रहा है। ठीक है, 8 माइनस 8, 18 माइनस 8 18 0, 8 और 18 का डिफरेंस 20, 44 और 24 का डिफरेंस भी 20 आएगा। 18 8, 35 35 ये डिफरेंस 0 आ गया। 17 8, 17 8 ये गलत आ गया क्या? 17 8 नहीं सही है। 17 माइनस 8 7 8 9 और 35 माइनस 26 इज ऑल्सो इक्वल टू 9। 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22, 44 माइनस 22 इज इक्वल टू 22। ठीक है, 35 माइनस 35, 44 माइनस 40। तो आप देख सकते हो फ्लोट, फ्लोट को ऑब्जर्व करना है हमें, यानी ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसमें डिले होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ध्यान देना है। और ये जो एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी एच है, इसमें बहुत टाइम है हमारे पास। 22 हफ्ते के लिए भी अगर डिले हो जा रही है तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम नहीं होगा, मतलब डिले नहीं होगा। तो इस टेबल को बनाने का मकसद यही है, हमें ये फ्लोट पता चल जा रहा है। ठीक है, किस एक्टिविटी पे कितना ध्यान देना है। अच्छा, ध्यान देने का मतलब क्या है? मैं बार बार ही कह रहा हूँ, हमें बहुत ज्यादा नजर रखनी है। ध्यान देने का मतलब ये है कि किस एक्टिविटी पे हमें खर्चा करना है और किस एक्टिविटी पे खर्चा नहीं करना है, खर्चा बचा के रखना है। अगर जो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी अगर वो डिले हो रही है तो हमें मैन मशीन मनी ये सब खर्च करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर इस एक्टिविटी में थोड़ा डिले हो रहा है तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएगा? नहीं लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? ऑब्वियसली नहीं लगाएगा। उसे मालूम है, ये नेटवर्क डायग्राम देख लिया उसने, टेबल बना ली, उसे पता चल गया कि भैया 22 दिन का ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, लेबर अगर छुट्टी पे है तो जाने दो, ये काम मेरा 4 दिन के बाद भी हो जाएगा। तो ये कंपनी, मतलब दिस इज अगेन मैं वही कहूंगा, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। वाई ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सब्जेक्ट का भी नाम है, जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस हमें कम से कम, हमें मतलब कम से कम कंपनी का खर्चा करके हमें रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। पैसा अलग से खर्च नहीं करना है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स लगा के हमें कंपनी वालों का खर्चा बचाना है। ठीक है, या फिर अगर हम खुद की अगर कंपनी चला रहे हैं, हम खुद ओनर है, तो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। तो एक्टिविटी कौन सी हो जाएंगी? अच्छा, यहाँ पर देखो, इसको लिखने के लिए मुझे क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा? ए टू डी, ए टू डी, डी टू एफ एंड देन एफ टू आई। तो ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो एक तरीके से ये वही है। देखो, ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ई को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से देखते हैं। ई को मैं क्या लिखूंगा? ई को मैं लिखूंगा 2 to 6, 2 to 6। एफ को मैं क्या लिखूंगा? एफ को लिखूंगा 4 to 5। जी को मैं क्या लिखूंगा? जी को मैं लिखूंगा 3 to 5। एच को मैं लिखूंगा 3 to 6 और आई को मैं लिखूंगा 5 to 6। तो बात वही है, चाहे ऐसे लिख दो या फिर अगर इवेंट की फॉर्म में, अगर 1 to 3 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हमारा क्रिटिकल पाथ आ जाएगा 1 to 2, 2 to 4, 2 to 4, 4 to 5, 4 to 5 and then 5 to 6। This is the same answer what we get in network diagram। ठीक है, this is the same answer 1 2 4 5 6।
1 2 4 5 6। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया, एक दिन का ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इज PERT, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसमें भी नेटवर्क तो वैसा ही बनेगा, बस कुछ चीजें और आ जाती हैं जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। PERT जो टेक्निक होती है वो उस प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है जो कि इंटरली न्यू हो। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर इंटरली न्यू प्रोजेक्ट, जैसे लॉन्चिंग द सैटेलाइट, R&D एक्टिविटी, न्यू प्रोजेक्ट। और CPM जो है वो उस एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं जो कि रिपीटेड होती है पहले से ही, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो 50% चांस है एग्जाम में CPM से क्वेश्चन आ जाए, 50% चांस है कि PERT से क्वेश्चन है, लेकिन आएगा जरूर। PERT और CPM का क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, अच्छा एक इसको मैं मीटिंग को एंड कर दूं।